हेलो डियर स्टूडेंट्स, अध्ययन द एफर्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंट्रोल सिस्टम के कुछ बेसिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। उससे उसके रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या पूछे जा सकते हैं एग्जाम पे, उसको डिस्कस करते हैं। तो उससे रिलेटेड जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है वो बनता है ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम से, कि व्हाट इज ओपन लूप सिस्टम एंड व्हाट इज क्लोज लूप सिस्टम। तो ओपन लूप सिस्टम हम लोग किसको कहेंगे, तो आइए देखते हैं। ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम हम लोग उस सिस्टम को कहते हैं जहां पर अगर इसका डेफिनेशन का हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि ए सिस्टम इन विच in which in which the control in which the control action is totally the control action is totally independent of the output of the system is called an open loop system। तो ओपन लूप सिस्टम हम लोग वैसा सिस्टम को कहेंगे जहां पर जो कंट्रोल एक्शन रहेगा हमारा, इसमें याद रखने वाला या मेमोराइज करने वाला पॉइंट यही है कि जो इसमें कंट्रोल एक्शन रहेगा हमारा, कंट्रोल एक्शन टोटली इंडिपेंडेंट होगा। किसके इंडिपेंडेंट होगा? आउटपुट ऑफ द सिस्टम। आउटपुट ऑफ द सिस्टम के टोटली इंडिपेंडेंट होगा कंट्रोल एक्शन। तो ऐसा सिस्टम अगर हमारा कहीं पर बन के रेडी होता है तो हम उसको बोलते हैं ओपन लूप सिस्टम। और अगर हम बात करें क्लोज लूप सिस्टम का, तो क्लोज लूप सिस्टम का जनरली सिंपली डेफिनेशन क्या हो जाएगा? जस्ट यहाँ पर इंडिपेंडेंट था तो यहाँ पर हो जाएगा कि वो डिपेंड करेगा। तो हम इसको बोल सकते हैं ए सिस्टम इन विच the control action in which the control action is dependent on the output of the system is called a closed loop system। तो दोनों में अभी तक हमको यही अंतर समझ में आया क्या, कि एक का कंट्रोल एक्शन टोटली इंडिपेंडेंट होगा उसके आउटपुट के, और दूसरा का जो कंट्रोल एक्शन रहेगा वो टोटली डिपेंडेंट होगा उसके आउटपुट के। तो अभी तक ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम का हो सकता है कि सीधा पूछ दे व्हाट इज क्लोज लूप सिस्टम एंड ओपन लूप सिस्टम, या डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओपन लूप सिस्टम या क्लोज लूप सिस्टम। अब हम लोग इसका और स्पेसिफिकेशन देखेंगे कि इसमें और क्या क्या होता है, इसमें भी और क्या क्या होता है, ताकि हम लोग एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स क्या कर सके, स्कोर कर सके। तो देखते हैं, अगर हम बात करें ओपन लूप सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम का, तो ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारा कोई सिस्टम है, ये हमारा कोई सिस्टम है, और इस सिस्टम के एक साइड में हम दिए हुए हैं इनपुट सिग्नल और दूसरा साइड हमको मिल रहा है आउटपुट सिग्नल। और हमारा एक अदर सिस्टम है जो क्लोज्ड लूप है। क्लोज्ड लूप मतलब होता है कि एक वो लूप बनाए। अगर क्लोज लूप बोल रहा है मतलब कि वहाँ एक क्लोज लूप बनेगा, और ओपन लूप बोल रहा है मतलब वहाँ पर कोई भी लूप जो है क्लोज नहीं होगा, ओपन ही होगा। और ये हमारा एक सिस्टम है, और यहाँ से अगर कुछ पार्ट इसका आउटपुट से कुछ पार्ट ले करके अगर हम इसका इनपुट में फिट कर दे रहे हैं, ये फीडबैक पाथ कहलाता है।
तो ये जो सिस्टम हमारा बन गया, ये बन गया क्लोज लूप सिस्टम और ये बन गया ओपन लूप सिस्टम। यहाँ देखने से भी लग रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं ओपन लूप है, एक सीधा कोई लूप नहीं बना रहा है। और क्लोज लूप सिस्टम यहाँ भी देखने से लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक लूप बना रहा है। तो इसका ब्लॉक डायग्राम ये हो गया और इसका ब्लॉक डायग्राम ये हो गया। अब हम लोग फर्दर देखते हैं कि इसके रिगार्डिंग क्या क्या और इसमें हम लोग पॉइंट ऐड कर सकते हैं या इसमें और जो समझने वाली बातें हैं वो क्या क्या है, आगे हम लोग फर्दर देखते हैं। तो ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम में और जानने वाली या और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ओपन लूप जो हमारा सिस्टम होता है वो होता है, सबसे पहला पॉइंट याद रखना है इसमें कि ये होता है लेस एक्यूरेट, ये होता है लेस एक्यूरेट। दूसरा कि ये नॉन लीनियरिटी को शो करता है, नॉन लीनियरिटी को ये शो करता है हमारा कौन सा ओपन लूप सिस्टम। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमारा ओपन लूप सिस्टम होता है वो होता है मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम बात करें क्लोज लूप सिस्टम में क्या क्या बातें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं तो क्लोज लूप जो हमारा सिस्टम होता है ये लेस एक्यूरेट है, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मोर एक्यूरेट। ये नॉन लीनियरिटी को शो करता था तो ये लीनियरिटी को शो करेगा, मोर लीनियरिटी को शो करेगा ये मोर लीनियरिटी। और जो तीसरा ये मोर स्टेबल था तो ये हो जाएगा लेस स्टेबल। जो हमारा क्लोज लूप सिस्टम बनेगा वो हो जाएगा हमारा लेस स्टेबल सिस्टम, किसके कंपैरिजन में, ओपन लूप सिस्टम के कंपैरिजन में। अब कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये जो हमारा सिस्टम है लेस स्टेबल क्यों होता है। तो लेस स्टेबल होने का कारण है इसमें जो हम लोग फीडबैक पाथ लगाते हैं और इस फीडबैक पाथ में क्या लगा होता है, कोई ना कोई हमारा सेंसर लगा होता है। और अगर सेंसर जो है अगर ख़राब हो गया तो सेंसर अगर हमारा ख़राब हो गया तो पूरा का पूरा हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए जो क्लोज लूप सिस्टम होता है वो लेस स्टेबल होता है, किसके वजह से, ड्यू टू सेंसर, सेंसर के वजह से हमारा जो क्लोज लूप सिस्टम होता है वो होता है लेस स्टेबल। तो अभी तक ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम में इतनी बातें समझ में आई हैं कि ओपन लूप सिस्टम क्या है कि ये इसका कंट्रोल एक्शन टोटली इंडिपेंडेंट होता है आउटपुट के, और इसका जो कंट्रोल एक्शन है वो डिपेंडेंट होता है आउटपुट के। दूसरी बात, ये लेस एक्यूरेट सिस्टम होता है, नॉन लीनियरिटी को शो करता है, मोर स्टेबल होता है। क्लोज लूप सिस्टम मोर एक्यूरेट होता है, मोर लीनियरिटी को शो करता है और ये लेस स्टेबल होता है, किसके कारण से, ड्यू टू सेंसर। सेंसर कहाँ यूज होता है, फीडबैक पाथ में जनरली हम लोग सेंसर को यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल का अगर हम बात करें क्लोज लूप सिस्टम और ओपन लूप सिस्टम का, तो एग्जाम्पल हो जाएगा बेसिक सा एग्जाम्पल जो हमारा घर में यूज होता है, वॉशिंग मशीन जो है हमारा, वॉशिंग मशीन एक एग्जाम्पल है ओपन लूप सिस्टम का। हम बोल सकते हैं ट्रैफिक सिग्नल भी किसका एग्जाम्पल है, ओपन लूप सिस्टम का एग्जाम्पल है। बात करते हैं क्लोज लूप सिस्टम का, तो क्लोज लूप सिस्टम का भी एग्जाम्पल हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिसको इलेक्ट्रिक आयरन के नाम से जानते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक आयरन के नाम से। इलेक्ट्रिक आयरन में भी सेंसर लगा होता है जो हीट करता है, अगर टेम्परेचर प्री डिफाइंड टेम्परेचर से ज़्यादा हीट हो जाता है तो आयरन ऑटोमेटिक कट ऑफ कर जाता है। तो वहाँ पर भी क्या लगा, एक सेंसर लगा है, और वो कौन सा सिस्टम बना रहा है, एक क्लोज लूप सिस्टम कहीं ना कहीं बना रहा है। तो ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम से इतना पॉइंट सफिशियंट है, इतना पॉइंट अगर हम एग्जाम पे लिख दे रहे हैं टू द पॉइंट के साथ, हर एक एक क्लैरिटी के साथ, ब्लॉक डायग्राम के साथ, सारा चीज़ अगर लिख दे रहे हैं तो फुल नंबर हमको मिलेगा एग्जाम पे। तो इससे रिलेटेड अगर दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट पूछ ले, दोनों का अलग अलग से पूछ ले कि क्या है, ओपन लूप सिस्टम बताइए, क्लोज लूप सिस्टम बताइए, तो ये उससे रिलेटेड ये सारा थ्योरी था। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि अब हम लोग को आगे क्या पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो दूसरा जो टॉपिक है हमारा क्लास का वो है ट्रांसफर फंक्शन। दूसरा टॉपिक है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में टी डॉट एफ से भी लिखते हैं। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? तो ट्रांसफर फंक्शन कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेगा, शॉर्ट नोट्स के तरीके में पूछ सकता है कि बताइए ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। तो ये सब बातें अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन जनरली होता है, एक रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ध्यान से सुनिएगा इसको, ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो होता है रेशियो। किसका रेशियो होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो होता है। और ये आउटपुट और ये इनपुट जो होता है ये एस डोमेन में होता है, यानी कि ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म के रूप में होता है। और इसमें इसके साथ एक और कंडीशन जुड़ा होता है। क्या कंडीशन? कि जब हम ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं कोई भी सिस्टम का, तो उसका जो इनिशियल कंडीशन होता है वो हमको हमेशा किसका मान के चलना होता है? जीरो मान के चलना होता है। इसका क्या मतलब है कि उस सिस्टम में पहले से कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होना चाहिए। ट्रांसफर फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। जनरली सबको पता होता है कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट इन एस डोमेन। लेकिन ये पॉइंट लोग मिस कर देते हैं। क्या मिस कर देते हैं? कि ट्रांसफर फंक्शन लिखते समय ये बात ध्यान में होना चाहिए, जिसका भी हम ट्रांसफर फंक्शन लिख रहे हैं इसके साथ एक कंडीशन है कि इनिशियल कंडीशन क्या होना चाहिए? मस्ट बी जीरो होना चाहिए। तो ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट अपॉन इनपुट मान के चलते हैं कि आउटपुट है आउटपुट अपॉन इनपुट, और ये आउटपुट अपॉन इनपुट किस में? इन एस डोमेन में। आउटपुट इट इन एस डोमेन और इनपुट इन एस डोमेन। और इसके साथ जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन है? कि इसका जो इनिशियल कंडीशन होगा, इनिशियल कंडीशन ऑफ सिस्टम, इनिशियल कंडीशन ऑफ सिस्टम मस्ट बी जीरो होना चाहिए। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ट्रांसफर फंक्शन में पूछ सकता है कि ट्रांसफर फंक्शन में क्या मस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तो उसका इनिशियल कंडीशन क्या होना चाहिए? मस्ट बी जीरो होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? ओपन लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, जैसे कि हम लोग कुछ देर पहले पढ़े कि ओपन लूप सिस्टम पढ़े और एक पढ़े क्लोज लूप सिस्टम पढ़े, तो दोनों का ट्रांसफर फंक्शन देखेंगे हम लोग। इसके बाद देखेंगे ट्रांसफर फंक्शन कितने टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं, कितना तरीका है ट्रांसफर फंक्शन निकालने का, उसको भी देखेंगे। तो अब का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो टू फाइंड ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास तीन तरीका है। सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है बीडीआर, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। दूसरा तरीका है एसएफजी, सिग्नल फ्लो ग्राफ टेक्निक। तीसरा तरीका है मैथमेटिकल मॉडलिंग, इस तीनों तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? ट्रांसफर फंक्शन हम लोग निकालते हैं। तो एक एक करके सबको देखते हैं। उसके पहले हम लोग क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि पिछले साल जब एग्जाम हुआ था कंट्रोल सिस्टम का, तो वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम बात करें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का, क्लोज लूप सिस्टम बनाते हैं, क्लोज लूप सिस्टम बनाते हैं सबसे पहले, तो हमारे जो कंट्रोल सिस्टम में क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में जो फीडबैक यूज होता है, जस्ट जो कुछ देर पहले फिगर बनाया हुआ था, उसमें जो फीडबैक हम लोग यूज़ करते हैं वो नेगेटिव फीडबैक यूज़ करते हैं, और यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। ये हमारा हो गया आउटपुट। ये मान के चलते हैं कि ये कोई सिस्टम है जिसका गेन है जी, और ये यहाँ से इनपुट है। इनपुट को हम लोग आर टी बोल देते हैं, या फिर इसको हम लोग एक्स टी बोल देते हैं, या वाई टी बोल देते हैं। और ये प्लस में जा रहा है इनपुट, आउटपुट मिला। और यहाँ से जो भी मेरा फीडबैक पाथ आएगा
मान लेते फीडबैक पाथ है जिसका गेन h है, और ये यहाँ पे आया। तो जब भी हम लोग लिखते हैं तो क्लास में डिस्कस हो चुका है कि इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, समिंग पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारा ऐड होता है, यहाँ पे जनरली अलजेब्रिक सम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं समिंग पॉइंट। और जहाँ से आउटपुट हम ले रहे हैं इसको हम बोलते हैं टेक ऑफ पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट हम इसको बोलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इधर से इनपुट प्लस में आ रहा है, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो हम लोग कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक यूज़ करते हैं, जनरली दो टाइप का फीडबैक होता है, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और एक होता है नेगेटिव फीडबैक। तो यहाँ पर जो भी हम लोग कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक यूज़ करते हैं वो हमेशा हम लोग प्रिफर करते हैं नेगेटिव फीडबैक को। तो यहीं से सवाल आया था, क्या आया था कि बताइए कि कंट्रोल सिस्टम में हम लोग नेगेटिव फीडबैक क्यों यूज़ करते हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है। तो जैसा कि नेगेटिव फीडबैक जब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो इसका जब हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, जब हम इसको डेराइव करेंगे, चूँकि हम बस क्वेश्चन डील कर रहे हैं इसलिए डेरिवेशन पे भी ध्यान नहीं देंगे, सीधा रिजल्ट पे आते हैं। इसका जब हम ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे तो ट्रांसफर फंक्शन आता है g बाय 1 प्लस का gh, यही आता है ट्रांसफर फंक्शन आता है। ये इस पूरे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन g बाय 1 प्लस gh आता है। कब आता है? इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक, जब हम लोग यूज करेंगे नेगेटिव फीडबैक, ये यूज करेंगे। और एक ट्रांसफर फंक्शन जब हम यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक यूज करेंगे तो क्या आएगा, g1 माइनस gh, ये आएगा जब हम लोग यहाँ यूज करेंगे पॉजिटिव फीडबैक। तो हो सकता है इस बार एग्जाम में ये पूछ दे कि बताइए कि हम लोग कंट्रोल सिस्टम में पॉजिटिव फीडबैक यूज़ क्यों नहीं करते हैं। पिछले बार पूछा था कि क्यों करते हैं नेगेटिव फीडबैक, इस बार ये पूछ दे कि क्यों नहीं करते हैं। तो बताते हैं कि जब हम नेगेटिव फीडबैक यूज़ किए तो क्या देखे कि ये जो पूरा था यहाँ पर प्लस का साइन आया नेगेटिव फीडबैक यूज़ करने के कारण से। अब जब प्लस का साइन आया तो जब प्लस का साइन आया तो ओवरऑल ये पास जुट गया और इससे डिवाइड हुआ, तो मेरा ट्रांसफर फंक्शन का ओवरऑल गेन को क्या कर दिया, ये कम कर दिया। किस केस में? जब हम नेगेटिव फीडबैक यूज़ किए। और जब हम पॉजिटिव फीडबैक यूज़ किए हैं तो ये 1 से कुछ ना कुछ माइनस होगा, नीचे का वैल्यू कम आएगा और नीचे का वैल्यू कम आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ का जो ट्रांसफर फंक्शन यानी कि इसका जो ओवरऑल गेन होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा, अगर नेगेटिव फीडबैक यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस आ रहा है, और जब प्लस आ रहा है तो उस केस में क्या होगा, जो ओवरऑल ये जो पूरा सिस्टम बनेगा मेरा, इसका जो पूरा गेन निकलेगा वो कम हो जाएगा। और इस केस में जब हम पॉजिटिव फीडबैक यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा गेन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो यहाँ तक समझ लिया हम लोग। अब हम लोग आगे देखते हैं कि गेन के कम और ज़्यादा होने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे सिस्टम में। तो अब जा करके कि हम इसी को प्रीफर कर रहे हैं, इसको प्रीफर नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं, तो गेन, एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है क्या, कि गेन और स्टेबिलिटी जो होता है एक दूसरे के, तो गेन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है हमारा स्टेबिलिटी के। स्टेबिलिटी और गेन जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर गेन हमारा कम हो रहा है इस केस में अगर ये वाला टर्म ज़्यादा है तो ओवरऑल गेन कम होगा, और ओवरऑल गेन अगर कम होगा तो गेन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टेबिलिटी जो है वो हमारा सिस्टम की क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो यही एक रीज़न है जिसके चलते नेगेटिव फीडबैक का यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि नेगेटिव फीडबैक के केस में जो ओवरऑल
गेन रहता है हमारे पास वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और गेन कम होगा तो सिस्टम का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस क्वेश्चन में बस फिगर बना करके डेराइव करके यही लिखना था कि जो कि नेगेटिव फीडबैक का यूज़ कर रहे हैं तो ओवरऑल गेन कम हो जा रहा है, और गेन कम होने के साथ साथ स्टेबिलिटी सिस्टम का इम्प्रूव हो जा रहा है। और हम हमेशा से यही चाहते हैं कि हमारा जो भी सिस्टम रहे उसका जो स्टेबिलिटी रहे वो इम्प्रूव रहे, और उस इम्प्रूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नेगेटिव फीडबैक का यूज़ करते हैं। ये सवाल था पिछला एग्जाम में। अब अगर आने वाला एग्जाम में ये सवाल पूछ ले कि पॉजिटिव फीडबैक का यूज़ क्यों नहीं किया जाता है, तो जस्ट उसका उल्टा रीज़न हो जाए, क्या हो जाएगा कि अगर हम पॉजिटिव फीडबैक का यूज़ करेंगे तो पॉजिटिव फीडबैक का यूज़ करेंगे तो ये वाला टर्म चूँकि कम है, माइनस हो रहा है, कम है, तो ओवरऑल गेन ज़्यादा हो जाएगा। और अगर ओवरऑल गेन मेरा ज़्यादा हो गया तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, सिस्टम का कम हो जाएगा, सिस्टम लेस स्टेबल हो जाएगा। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो, लेस स्टेबल हो। इसलिए हम लोग पॉजिटिव फीडबैक की जगह किसका यूज़ करते हैं, नेगेटिव फीडबैक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हमारा ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम का ये ट्रांसफर फंक्शन था, जिसको हम बीडीआर में सॉल्व कराते हैं, डेराइव भी कराते हैं। आगे जाके हम लोग देखने वाले हैं बीडीआर को पूरे अच्छे तरीके से। तो ये हमारा हो गया ओवरऑल अभी तक का बेसिक। तो यहाँ से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था वो सब हमने डिस्कस किया है। आगे देखते हैं आने वाले और कौन कौन से टॉपिक हैं और उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। और एक बात यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो एक टर्म याद रखना है, बैंडविड्थ। तो क्या होता है, गेन इनटू बैंडविड्थ हमारा होता है, गेन इनटू बैंडविड्थ अगर हम करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है वो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। गेन इनटू बैंडविड्थ का जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, हमेशा कांस्टेंट आता है। तो अगर मेरा गेन कम हो रहा है, गेन अगर मेरा कम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इस वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए एक वैल्यू अगर घट रही है तो दूसरा वैल्यू को ऑटोमेटिकली बढ़ना ही पड़ेगा, तभी जा करके ये क्या रहेगा, पूरा का पूरा ओवरऑल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर गेन कम हो रहा है तो बैंडविड्थ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो गेन कम किस में होता है, नेगेटिव फीडबैक के केस में गेन कम होता है। तो नेगेटिव फीडबैक जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमारा बैंडविड्थ भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ से याद रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ऑब्जेक्टिव में। तो गेन और बैंडविड्थ कांस्टेंट हो रहा है, अब ये कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये बढ़ेगा। अगर पॉजिटिव फीडबैक का बात कर ले तो इसमें गेन बढ़ रहा था तो इसमें बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से याद रखने वाली बातें इतनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो सवाल बन रहे हैं एग्जाम में वो किस टाइप के सवाल बनेंगे उसको देखते हैं। तो अब कोई सर्किट, नेक्स्ट टाइप का सवाल, तीसरा नंबर अगर सवाल लेते हैं जो कैटेगरी में आता है हमारे, तो तीसरा टाइप का सवाल में हो सकता है कि इस टाइप का कोई सर्किट दे दे, ये एक रजिस्टर लगा दे, यहाँ पर क्या बोले कि एक इंडक्टर लगा हुआ है और इसके अक्रॉस वोल्टेज दे दे, ये L है, इसके अक्रॉस वोल्टेज भी आउटपुट दे दे, ये R है हमारा, और ये है V इनपुट, ये V आउटपुट। और ये सभी जो लिखे हुआ है ये सभी लिखा हुआ है हमारा टाइम डोमेन पे लिखा हुआ है, ये सभी हमारा टाइम डोमेन पे लिखा हुआ है। तो ये सभी किस में दिया हुआ है, टाइम डोमेन पे दिया हुआ है। ये V इनपुट हो गया, ये V आउटपुट हो गया, L हो गया, ये हो गया R रजिस्टर है। तो ये जो V इनपुट दिया हुआ है ये प्लस माइनस का, तो यही वाला यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि ये जो वोल्टेज होगा ये भी यहाँ पर होगा V आउटपुट वोल्टेज। और अब इसका क्या बोला है कि ये जो सर्किट, सिंपल सा छोटा सा सर्किट दिया हुआ है प्यारा सा, इसका बोला है कि बताइए फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन। तो इस टाइप के सवाल भी एग्जाम पे आ चुके हैं, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ गिवन सर्किट।
ऑफ गिवन सर्किट। तो जब इस टाइप का सवाल हमको मिलेगा तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे उसका तरीका हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको देखना है कि कौन कौन सा एलिमेंट हमारा लगा हुआ है। तो एक एलिमेंट R लगा हुआ है और एक एलिमेंट L लगा हुआ है। और हम जानते हैं कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है हमारा, ट्रांसफ़र फंक्शन सबसे पहले लिख लेना। ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, हम क्या बताए थे कुछ देर पहले, बताएं कि आउटपुट अपॉन इनपुट का जो रेशियो होगा वही ट्रांसफ़र फंक्शन होगा। इसमें क्या कंडीशन है कि दोनों जो रेशियो होना चाहिए वो एस डोमेन में होना चाहिए। तो एस डोमेन में यानी कि ये जो वी नॉट है यानी कि वी आउटपुट जो है वो टाइम डोमेन पे है, तो ये क्या होगा एस डोमेन पे होगा यानी कि वी नॉट का एस। और यहाँ का जो वी इनपुट है ये भी एस डोमेन पे होगा। और इसके साथ साथ इनिशियल कंडीशन 0 यानी कि कोई भी ये इंडक्टर हम एज्यूम करके ये चलेंगे कि ये जो इंडक्टर है पहले से कोई भी एनर्जी स्टोर करके नहीं रखा हुआ है। तो ये एज्यूम करके चल रहे हैं हम। तो अब हमको क्या क्या चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अप्रोच करने का क्या तरीका है कि हमको चाहिए वी आउटपुट एस डोमेन में और वी इनपुट भी एस डोमेन में। अगर ये दोनों हमको मिल जाए तो हम आसानी से रेशियो कर देंगे, तो हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसको बनाने के लिए तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए ये जो R है, ये जो L है, आर एल यहाँ पर दो एलिमेंट यहाँ पर जो लगे हुए हैं वो एस डोमेन में हम उनको कैसे लिखते हैं। क्या आर एस डोमेन में चेंज होकर कुछ और हो जाएगा, क्या एल एस डोमेन में चेंज होकर कुछ और हो जाएगा जब इसके अक्रॉस हम केवीएल यानी कि वोल्टेज लिखेंगे। तो हमेशा याद रखना है स्टार पॉइंट दे करके कि रसिस्टर जो होता है जिसको आर से डिनोट करते हैं, ये जब केवीएल अप्लाई करते हैं तो ये आर का आर ही रहता है, इसके साथ कोई भी चेंजेस नहीं आता है। जब L को हम लिखते हैं तो ये जब S डोमेन में लिखते हैं तो ये LS हो जाता है, और जब C को हम लिखते हैं तो ये कैपेसिटर को लिखते हैं तो ये हो जाता है 1/CS हो जाता है। इसको हम आने वाले कुछ पॉइंट के अंदर देखने वाले हैं। तो हमको V इनपुट चाहिए, तो हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक कोई करंट हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई करंट IT मेरा क्या कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। तो इस एक लूप बना, ये प्लस माइनस का एक लूप बना। तो यहाँ पर अगर हम केवीएल लिखना चाहें तो यहाँ पर केवीएल लिख सकते हैं आसानी से। ये आर है, इसके अक्रॉस ये करंट IT जा रहा है, ये एल है, इसके अक्रॉस भी ये करंट IT जा रहा है, तो यहाँ पर केवीएल लिखते हैं। तो केवीएल क्या हो जाएगा इस केस में, केवीएल हो जाएगा वी इनपुट का जो टी है वो हो जाएगा IT इंटू आर टी, IT इंटू आर हो जाएगा प्लस का इसके अक्रॉस हमको केवीएल लिखना है। तो इसके अक्रॉस मान के चलते हैं कि ये जो वोल्टेज होगा VL होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज VL होगा, और इसके अक्रॉस मान के चलते हैं कि VR होगा वोल्टेज। तो इसको सबसे और सिंपल तरीका से हम लिखते हैं तो V इनपुट बराबर हो जाएगा VR, जितना वोल्टेज रसिस्टर के अक्रॉस आएगा और जितना वोल्टेज इस इंडक्टर के अक्रॉस आएगा, दोनों का समेशन हो जाएगा सिंपली, है ना। तो अब VR को लिखते हैं, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज हो जाएगा। तो रसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ओम्स लॉ लगाते हैं। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V बराबर क्या होता है I इंटू आर होता है। R दिया हुआ है, हम एज्यूम क्या किए कि IT फ्लो कर रहा होगा, तो IT फ्लो कर रहा होगा। तो सिंपल सा क्या I भी हमको पता चल गया, R भी पता चल गया, तो हम लिख सकते हैं क्या IT इंटू आर लिख सकते हैं सिंपली। और अब क्या लिखना है यहाँ पर VL लिखना है कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है। तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, अगर किसी को क्लास रिमेंबर हो, रेगुलर क्लास रिमेंबर हो, तो हम लिखते हैं L di/dt, यही लिखते हैं di/dt, यही लिखते हैं हम। अब यहाँ पर अब जो ओवरऑल मेरा इक्वेशन आया ये आ गया है। अब हमको इसमें सबको किस में चेंज करना है, एस डोमेन में चेंज करना है, क्योंकि सब किस में है, टाइम डोमेन पे है। और हमको क्या चाहिए, वी इनपुट चाहिए किस में, एस डोमेन में, तभी हमारा काम बनने वाला है। तो एस डोमेन में चेंज करेंगे तो वी टी किस में हो जाएगा, एस में चेंज हो जाएगा। आई किस में हो जाएगा, आई टी किस में हो जाएगा, एस में चेंज हो जाएगा। आर तो आर ही रहेगा। अब ये एल है, एल तो एल ही है। अब हमेशा एक बात ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि अगर कहीं पर डिफरेंशिएशन का कोई टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है
डिफरेंशिएशन यानी कि डी बाय डी टी का कोई भी टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसको जब भी हम लैप्लास में यानी कि चेंज करेंगे एस डोमेन में, तो एक एस के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो डिफरेंशिएशन वाला टर्म वहाँ से हट जाता है। अगर एक एस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिफरेंशिएशन का टर्म हट जाएगा। अगर इंटीग्रेशन रहेगा तो जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, क्या कर देंगे, तो एस से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और अगर डिफरेंशिएशन रहेगा तो एस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो कि यहाँ पर d बाय डी टी है तो एक s से हम क्या कर दिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ से फिर it बचा। तो it जो है s डोमेन में चेंज हुआ तो क्या बच गया, is हमारा अभी भी बचा हुआ है। तो इस केस में हम लेते हैं यहाँ से v इनपुट s डोमेन में, यहाँ भी is यहाँ भी is, दोनों is को हम कॉमन ले लिए हैं। तो अंदर मेरा बचा हुआ है, क्या बचा हुआ, r प्लस एल एस। कुछ देर पहले हम यही बताए थे कि इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि जब भी इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना होगा, हम जब केवीएल लगाएंगे तो इंडक्टर जो है एलएस में चेंज हो जाएगा और कैपेसिटर जो है 1/CS में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग देख पा रहे हैं कि जो आर था, जो हमारा रसिस्टर था, वो रसिस्टर सेम रहा, उसके साथ कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन जो हमारा इंडक्टर था, जो सिर्फ पहले टाइम डोमेन में एल को शो करता था, अब क्या हो गया है, एल एस हो गया है। अब क्या हो गया है, एल एस हो गया है। तो यहाँ से तो हमको यहाँ से टर्म मिल गया वी इनपुट वाला, यानी कि वी इनपुट का एस डोमेन का टर्म हमको मिल गया, नीचे वाला पार्ट हमको मिल गया। अब जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेहनत करना है, सिर्फ आउटपुट वाला पार्ट को लेके करना, यानी कि हमको अगर भी आउटपुट हमको एस डोमेन में मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, क्वेश्चन आसान हो गया। तो अब ट्राई करते हैं वी आउटपुट। इसको मान के चलते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब वी आउटपुट जो है, तो हम क्या यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो भी आउटपुट है हमारा वो पैरेलल में है वीएल के, यानी कि ये दोनों क्या सेम हो जाएगा क्या, भी आउटपुट जो टाइम डोमेन में होगा वही तो वीएल है, क्योंकि इस दोनों के अक्रॉस कोई भी एक भी एलिमेंट नहीं लगा हुआ है, और एलिमेंट नहीं लगा हुआ है मतलब दोनों एक ही छोर से कनेक्टेड है। इसका ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ, तो दोनों पैरेलल कनेक्शन में आ गया। और पैरेलल कनेक्शन में हम क्या जानते हैं कि पैरेलल के केस में हमेशा वोल्टेज हमारा सेम रहता है। तो जब वोल्टेज सेम होगा तो हम यहाँ से सिंपली लिख सकते हैं कि जो भी आउटपुट जो टाइम डोमेन में था वो सिंपली हो जाएगा वीएल के। अब वीएल हम यहाँ से देख चुके हैं, क्या लिखे हैं, एल डी आई बाई डी टी लिखे हैं। तो वी आउटपुट लिखे हैं सीधा हम एल डी आई बाय डी टी लिखे हैं। अब इसका पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या आ गया है, एल एस इंटू आई एस। फिर से बोले, एल तो एल ही रहेगा, है ना, एल तो एल ही रहेगा। डी आई बाई डी टी है, यहाँ पर एक डिफ्रेंशिएशन का टर्म आ गया है। तो जब भी डिफ्रेंशिएशन का टर्म आ जाए तो एक एस से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, और आई टी जो है आई एस में चेंज जाएगा। तो इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं नीचे, जो कि बोर्ड थोड़ा समस्या हो रहा देखने में। तो ये जो वी टी था ये भी एच डोमेन में चेंज हो गया, एल को एल छोड़ दिए हम, डी आई बाई डी टी था तो एक एस के साथ चेंज हो गया और ये आई एस हो गया। तो यहाँ से वी आउटपुट भी हमको मिल गया, इसको मान के चलते हैं ये इक्वेशन हमारा 2 है। तो अब ये क्वेश्चन लग रहा है कि सॉल्व हो गया है, क्योंकि हमको क्या मिल गया, बी इनपुट भी एच डोमेन में मिल गया और बी आउटपुट भी एच डोमेन पे हमको मिल गया है। तो अब इस दोनों इक्वेशन की मदद से हम ट्रांसफर फंक्शन तो लिख ही सकते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन को रब कर दे रहे हैं। अब अगर हम लिखे ट्रांसफर फंक्शन इस सर्किट का जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो क्या था, वी आउटपुट एच डोमेन में कितना मिल गया हमको, एल एस आई एस, यही मिल गया है। वी इनपुट एच डोमेन में क्या मिल गया है, आई एस ब्रैकेट में है आर प्लस एल एस, यही है, लिख दिया एज इट इज। ये आई एस से ये आई एस कट चुका है, तो अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, एल एस आर प्लस एल एस, यही बचा हुआ है ना। तो ये हो गया ट्रांसफर फंक्शन हमारा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई में दे करके लिखे तो एल एस और एल एस से अगर हम डिवाइड कर दे तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या आ जाएगा हमारा, ऊपर आ जाएगा 1 और यहाँ भी नीचे आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा आर बाय एल एस या एस एल। ये हो गया हमारा ओवरऑल आंसर।
बस यही करना था इसमें। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकता है, कभी दे दे हो सकता है कि अभी दिया था यहाँ पर इंडक्टर, दे देगा कैपेसिटर, है ना। हो सकता है कि यहाँ पर रसिस्टर दे दे, या कुछ भी दे सकता है। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन का सर्किट अगर दे रहा है तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली केवीएल लगाना है। केवीएल लगाने के बाद देखना है कि कहाँ पर डिफ्रेंशिएशन, अगर कैपेसिटर है तो वहाँ पर ऑब्वियस ही बात है इंटीग्रेशन कहीं पर हो रहा होगा, इंडक्टर है तो कहीं पर क्या हो रहा होगा, इंटीग्रेशन हो रहा होगा। सिंपली करंट फ्लो करवा करके देख लेना है और आसानी से हम क्या कर सकते हैं इसको। तो इस टाइप का क्वेश्चन का हम लोग आसानी से सिंपली केवीएल लगा के ट्रांसफर फंक्शन हम लोग निकाल लिए हैं। तो अब जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो आसानी से मेरे ख्याल से सबसे सॉल्व हो जाने चाहिए। सिंपली केवीएल ही लगाना है और इक्वेशन को लिखते जाना है। और अगर कहीं पर डिफ्रेंशिएशन है तो वहाँ पे एक ऐसे से गुना करना है, कहीं पर इंटीग्रेशन आ जा रहा है तो एक ऐसे क्या करना है, सिंपली डिवाइड कर देना है। बाकी एज इट इज इक्वेशन को लिखते जाना है, हमारा सर्किट जो है सॉल्व हो जाएगा। और फाइनली हमको ट्रांसफर फंक्शन भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। कौन से डोमेन में, एच डोमेन में मिल जाएगा। अब आगे की क्लास को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग BDR SFG का फुल कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आने लायक है। वहाँ उस वीडियो को ज़रूर देखें। और एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, 1 तारीख से 1 अगस्त से नया बैच स्टार्ट हो रहा है 5th सेमेस्टर के लिए। तो जल्द से जल्द अध्ययन द एफर्ट में इनरोल करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।